तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं जनाब, उसके बाद हम एक स्क्वायर बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक स्क्वायर जो है वो हमारे पास क्या होता है, एक 2D ऑब्जेक्ट है। मतलब कि आपको नज़र आ रहा है कि वो एक फ्लैट ऑब्जेक्ट है, उसमें हमारे पास एक्स एक्सिस है और वाई है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने इसको क्यूब बनाना है। अब क्यूब जो होता है वो क्या होता है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। तो हम अगर इसको बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, 3D, और यहाँ पे आपको तीन इफेक्ट्स नजर आएंगे, एक्सट्रूड एंड बेवल, रिवॉल्व और रोटेट। अच्छा, मेन जो इफेक्ट्स हैं वो ऊपर वाले दो ही हैं, एक्सट्रूड एंड बेवल एंड रिवॉल्व। रोटेट जो है वो बेसिकली जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना होगा तो तब आप यूज करेंगे। बनाने के लिए चीजें आप ये दो ऊपर जो आपको नजर आ रहे हैं ऑप्शन, यही यूज होते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी एक्सट्रूड एंड बेवल। अच्छा जी, यहाँ पे जैसे ही आप इसको मतलब अप्लाई करेंगे ना, तो आपको यहाँ पे नजर आने लग गया कि इसमें एक 3D जो है ना लुक आना शुरू हो गया। अच्छा, क्योंकि प्रीव्यू ऑन है तो मुझे ये साथ ही दिखा रहा है, तो मैं अगर प्रीव्यू ऑन ऑफ करूंगा तो ये फिर हमें जो है वो चेंजेस दिखा सकता है। अभी क्योंकि हमने चेंजेस किए नहीं है तो इसमें मैं आपको चेंज करता हूँ। अब मेन जो चेंजेस के अंदर है वो ये है कि एक्सट्रूजन का ऑप्शन है। ठीक है, एक्सट्रूजन बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को बढ़ाते हैं, मतलब कि उसमें डेप्थ बढ़ाने की टर्म्स में। ठीक है ना। तो मैंने लेट सपोज एक बनाया था 2D। अब इसमें ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना इस साइड पे, ये एक्सट्रूजन है, और इसको हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। लाइक ये 50% है या 50 पॉइंट है, तो मैं अगर इसको बढ़ाऊंगा तो आपको नज़र आएगा कि ये अपनी जो डेप्थ है उसको इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर प्रॉब्लम एक होता है जो बहुत ही कॉमन मसला है कि अगर आप चाहते हैं कि यार ये रियल टाइम में मुझे नज़र आए, क्योंकि देखें अभी सपोज ये है आपका 300, मैं अगर इसको ना स्लाइडर को मूव करके यहाँ पे ले आऊँ 744 पे, देखें अभी तक चेंज नहीं आया। जब मैं माउस का बटन छोड़ूंगा तो तब मुझे ये चेंज दिखाएगा। सेम सिमिलरली अगर मैं इसको पीछे लेके जाता हूँ, मीन्स डिक्रीज करता हूँ, मैं ले आया 133 पे, अभी तक मुझे इसने रिजल्ट नहीं दिखाया। जब मैं माउस छोड़ूंगा तो फिर मुझे रिजल्ट शो करेगा। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट इस तरह से हो जाता है कि आपको पता नहीं चल रहा होता है कि एक्चुअली क्या मतलब आपका ना फाइनल रिजल्ट आना है, तो रियल टाइम में नहीं दिखा रहा। इसकी एक टेक्निक मैं आपको बताता हूँ, पुराने वर्जन में ज़रा डिफरेंट था, अब इन्होंने इस तरह से कर दिए कि आप अपना अगर जो कर्सर है उसको यहाँ रखें, जिस तरह के मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि कर्सर में अगर आप रखते हैं और आप फिर एरो की से चलते हैं अप एंड डाउन, तो वैल्यूज आपकी बढ़ेंगी और वो आपको साथ साथ नजर आएगा। क्योंकि अभी वैल्यू बहुत कम बढ़ रही है, लाइक 190 है तो ये 191 होगी, फिर 192 होगी, बड़ा आराम आराम से बढ़ेगी। तो मैं ये करता हूँ कि साथ में ना शिफ्ट भी होल्ड कर लेता हूँ, और फिर मैं जब अप एरो करूंगा तो ये 10 पॉइंट्स बढ़ेगा। लाइक 190 है तो ये 200 हो जाएगा, 210, 20, 30, 40, इस तरह से। अब इसका एडवांटेज क्या है कि मुझे साथ साथ इसका जो डेप्थ का है ना, डेप्थ की वैल्यू है वो मुझे पता चलती रहेगी। जहाँ पे मैंने रुकना होगा वहाँ पे मैं इसको रोक लूंगा कि भाई यहाँ पे ठीक है। तो टाइम भी थोड़ा सा इसमें सेव हो जाएगा, और दूसरा ये है कि आपको साथ साथ ही पता चलता रहता है, बजाय कि आप माउस को करें फिर आपको नजर आए और फिर आप उसको एडजस्ट करते रहें। तो ये एक आप तरीका कर सकते हो। सेकंड इसमें ऑप्शन यहाँ पे, पहले मैं आपको जरा थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ इसका जो डायलॉग बॉक्स है इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो ये तो मेन ऑप्शन है कि जी आपने जो चीज़ बनाई उसको आप अपने कितनी डेप्थ देनी है। उसके बाद ये क्योंकि क्यूब एक शक्ल में आ रहा है इस टाइम, तो अब क्यूब की साइड्स होती हैं, तो हम इसकी साइड्स को ना रोटेट कर सकते हैं, उसकी साइड्स को चेंज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। ये जो आपको यहाँ नज़र आ रही है ना इसमें डायलॉग बॉक्स में, हम इसको पूरा मतलब 360 डिग्री पे घुमा सकते हैं। अब क्योंकि 3D है ना, तो 3D बेसिकली ऐसे है जिस तरह से स्पेस में कोई आपकी क्यूब है या बॉक्स है, उसको हम हर तरफ से ना देख सकते हैं, टॉप देख सकते हैं, बॉटम देख सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको यही ना समझ आए कि यार मैं ज़्यादा अगर इसको रोटेट कर दूं तो मुझे ये समझ ना आ रही हो कि इसका फ्रंट कौन सा है बैक कौन सा है। तो वो इशू नहीं है, आप अपना यहाँ पे जाके इसकी पोजीशन को खुद से सेट कर सकते हैं। लाइक अगर आप कहते हैं यार फ्रंट आ जाए, तो दिस इज़ द फ्रंट। फ्रंट का इतना इशू नहीं होता है क्योंकि इसका कलर डिफरेंट होता है, मतलब डार्कर होता है। बाकियों में आप फिर जा सकते हैं लेफ्ट, अपना राइट, इस तरह से ना। तो हम अभी इसको लेट सपोज अगर फ्रंट करें तो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ले आते हैं इधर, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ किया, तो ये जैसा था ना वैसे ही काइंड ऑफ आ जाएगा। और हम रोटेशन भी कर सकते हैं बाय द वे, अगर आप इसको थोड़ा सा दूर लेके जाइए तो पोजिशनिंग है ना इसकी, ये हमारी रोटेशन है। उसी
पोजीशन में वो अपनी जो रोटेशन का एंगल है वो चेंज करेगा। अब ये तो मैनुअल तरीका है, यहाँ से आप एक्यूरेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यार इसकी रोटेशन 0 करनी है, तो 0 लिख दें यहाँ पे, तो आपकी रोटेशन जो है वो 0 हो जाएगी। या आप अपने हिसाब से इसको, बेहतर यही है कि अपने हिसाब से ही नॉर्मली आर्टबोर्ड पे आप देख के ना ज़रा एडजस्टमेंट कर लें। इसको फिलहाल ना मैं थोड़ा सा ना कुछ ऐसे रख लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, बाकी इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि पर्सपेक्टिव है। अच्छा, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है कि जब आपने कोई 3D ऑब्जेक्ट बनाया उसको आप कैसे देख रहे हैं। पर्सपेक्टिव का मतलब है कि आप उस 3D ऑब्जेक्ट को या उस चीज़ को आप दूर से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं या नीचे से देख रहे हैं। जो चीज़ें हैं ना उनको देखने का एंगल होता है, लाइक बर्ड व्यू एंगल आपने सुना होगा। बर्ड व्यू का मतलब है कि आप ऊपर से हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। एक लो एंगल होता है कि आप नीचे से देख रहे हैं किसी चीज़ को, तो उससे भी फर्क पड़ता है 3D ऑब्जेक्ट पे। तो अब मैं अगर लेट सपोज इसको चाहता हूँ कि यार ये पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो आई कैन इंक्रीज इट। तो आप देखेंगे ये ऐसा लगेगा कि जैसे आप इस क्यूब को कहीं दूर खड़े होकर देख रहे हैं। मतलब इसका ना व्यू का जो एंगल है या पर्सपेक्टिव है वो बेसिकली चेंज हो जाता है। कैन वी डू दिस ऑन जेपैक? नहीं यार, जेपैक पे नहीं कर सकते। ये अच्छा सवाल आपने किया है। जेपैक के ऊपर 3D काम नहीं करता, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ना ये वेक्टर बेस है। 3D के ऊपर आप ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही कर सकते हो। 3D के अपना इमेज के ऊपर आपने करना है तो आप फिर उसके लिए जो है वो 3D का ही सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे जो स्पेसिफिक होता है। सेकंड यहाँ पे कैप का ऑप्शन है जी। कैप का मतलब है इसको बीच में से आपने खाली करना है या इसको सॉलिड रखना है। ये एक छोटा सा ऑप्शन है आपने को दिया हुआ है कि ये बीच में से एम्प्टी हो जाएगा, मीन्स कि ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है वो पूरा चारों तरफ से कवर होगा। ठीक हो गया जी, ये बेसिक ऑप्शन है इसकी। बाकी फिर हम जैसे जैसे आगे जाते हैं इसको हम मोर ऑप्शंस को भी एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अब बात ये है कि हमें ये फ़ायदा इसका क्या होगा। मतलब कि अगर मैं एक 3D यूज़ करता हूँ इलस्ट्रेटर के अंदर तो मुझे 3D का क्या फ़ायदा है। तो कुछ चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं जो कि मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। वैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे जैसे आपको आगे समझ आना शुरू हो जाएगी तो फिर आप अपना कहीं पे कोई 3D चीज़ बनानी है तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। बस ये नहीं है आप समझें इसको कि ये प्रॉपर कोई 3D का मतलब कि टूल है, ऐसा नहीं है, जस्ट एक इफेक्ट है, ठीक है ना। तो मतलब इसकी लिमिटेशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैंने क्यूब बनाया था। फिर से मैंने अगर क्यूब एक बना लिया, लेट्स सपोज की हम डेप्थ बढ़ा लेते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्यूब हमारे पास है। अब इस क्यूब की ना साइड्स हैं, लाइक फ्रंट है, बैक अपना बॉटम है, टॉप है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके साइड्स के ऊपर कुछ प्लेस करूँ, मतलब कि कोई वेक्टर ऑब्जेक्ट प्लेस करूँ, कोई लोगो प्लेस करूँ या फिर कोई इमेज प्लेस करूँ। अच्छा, आप लोगों को याद होगा कि जो पुरानी वेडिंग की वीडियोस होती थी उसमें ऐसा होता था कि एक डब्बे के ऊपर पिक्चर्स आ रही होती थी। और अब तो वो खैर ट्रेंड खत्म हो गया, लेकिन पुरानी वीडियोस में ऐसा ही होता था। अगर आप अपने पेरेंट्स की वेडिंग वीडियो देखेंगे ना उसमें ऐसा ही है, ऐसा ही होगा मोस्ट प्रोबेबली कि वो एक डब्बा है उसके ऊपर तस्वीरें बनी होती हैं चारों, डब्बा फिर खुलता भी है, उसमें से फूल निकल, बड़ा अजीब अजीब किस्म की प्रोडक्शन होती थी उस टाइम। तो उस तरह का कुछ हमने अगर करना हो कि हमने साइड्स पे कुछ ना कुछ लगाना है, जैसे डाइस होती है, लूडो की डाइस है या कोई, तो उसमें आपने साइड पे 1 2 3 4 करना है, ठीक है। या आप कहीं पे ऐसा शो करना चाह रहे हैं कि भाई डिफरेंट कंपनीज आपने दिखानी है तो उनके लोगोज आप लगा सकते हैं इसकी साइड पे। अच्छा, आप खुद प्लेस हम करेंगे तो ऑब्वियसली वो फिर स्ट्रेच भी होगा और उसको आपको एडजस्ट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इजीली करने के लिए आप उसको पहले 3D ऑब्जेक्ट बना लें। अच्छा, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ बिकॉज इसमें जो प्लेस करना है वो हमें पहले ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ओके कर देते हैं इसको। तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने ना इसकी जो साइड्स हैं उस पे 1 2 या 3 या A B C, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, वो आप अपने हिसाब से जब करोगे प्रैक्टिस में कर लेना। बेशक इमेज लगाना चाहो इमेज लगा सकते हो, लेकिन आपको वो चीज़ पहले चाहिए। लाइक अगर आपने इमेज लगाना है तो यू हैव टू प्लेस द इमेज फर्स्ट ऑफ ऑल, उसको लेके आए फाइल में। अगर आपने कोई वेक्टर चीज़ करनी है तो आप उसको बनाएं या फिर उसको जो है वो टाइप करें। तो मैं लेट्स सपोज अभी टाइप कर लेता हूँ कि यार मैंने जो है ना ABC लिखनी है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, मतलब क्लिक किया, A टाइप कर दिया, इसको बढ़ा दिया हमने। और इसका कलर जो है ना वो आप अपने हिसाब से रखें। मैं लेट्स सपोज इसको रख लेता हूँ वाइट।
अच्छा वाइट हमें नज़र नहीं आएगा, तो या तो आप इसके पीछे बैकग्राउंड रख लें, या फिर आपको तो पता ही है ना कहाँ पे, तो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। इसको सिलेक्ट किया, ये है बी और ये है सी, ठीक है। अच्छा वाइट में मैंने इसलिए रखा है, इधर तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब हम इसके ऊपर प्लेस करेंगे तो ऑब्वियसली वो नज़र आएगा, ठीक है। बाकी फॉन्ट शॉन्ट आप अपने हिसाब से देख लो। अच्छा अब आपको क्या करना है, जो भी चीज़ प्लेस करनी है ना इसके ऊपर एज अ 3D, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सिंबल बनाना होगा, ठीक है। अब ये नहीं मैं कह रहा कि आप इसको जाके ऐसे रख दें, वो तो फिर फ़ायदा नहीं ना, ना तो इसका एंगल मैच होगा, ना तो फिर हमें वो फ़ायदा है इफेक्ट का 3D का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, उसको सिंबल में कन्वर्ट करना है। तो सिंबल में कन्वर्ट करना बड़ा आसान है, आपको पहले सिंबल का पैनल चाहिए। तो हम जाते हैं विंडो एंड ढूंढते हैं सिंबल्स, और इसको ले आते हैं जी बार। अच्छा सिंबल्स में आपको कुछ सिंबल्स अभी ऑलरेडी बने हुए नजर आ रहे हैं, हमारा भी सिंबल इसी तरीके से बना हुआ यहाँ आ जाएगा। तो हम इसको क्लिक करते हैं, ड्रैग करते हैं। ये आप कह लो कि ना एक शर्त है कि जब आप 3D में इसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यू हैव टू क्रिएट अ सिंबल। ये जो सिंबल आपको भी नजर आ रहे हैं यही आएंगे लिस्ट में जब हम उसको अप्लाई करने जाएंगे, हमारा नहीं आएगा, तो हमें उसमें अपना ऐड करना पड़ेगा। ए को ड्रैग किया, आपके पास एक विंडो ऑप्शन ओपन होगा, इसमें आपने जो भी इसको नाम देना है नाम दे सकते हैं। मैं इसको कह सकता हूँ जी ए, बाकी कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है इसमें, आप इसको बस नाम दें, ओके कर दें। उसके बाद है आपका बी, ड्रैग किया, इसको नाम दे दिया बी, एंड देन सी है, सी को ड्रैग किया, नाम दे दिया सी। तो ये आपके पास जो है ना वो ए बी सी तीन जो है वो सिंबल बन जाएंगे। अच्छा इमेज में भी ऐसे ही है, लेकिन इमेज में एक छोटी सी डिफरेंस है, वो मैं आपको ज़रा बता देता हूँ, बिकॉज अगर आपको इमेज करना पड़ा तो उसमें ज़रा ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इमेज है और मैं चाहता हूँ कि यार ये इमेज जो है वो हमें इसमें लाना है। तो बस आपको करना ये होगा कि जब आप इमेज प्लेस कर रहे होंगे तो आपने ना यहाँ से देख लेना है कि इमेज आपका लिंक ना हुआ हो, ठीक है। आपको मैंने बताया था जब हमने फोटोशॉप में स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स किए थे कि लिंक और अनलिंक में क्या फ़ायदा होता है या क्या डिफरेंस होता है। लिंक का मतलब क्या है कि ये फाइल आपकी सोर्स फाइल के साथ, ये इमेज आपके सोर्स फाइल के साथ लिंक होगा। तो जिधर भी आप जिसको फाइल भेजोगे ना, यू हैव टू गिव द इमेज फाइल टू, मतलब आपको इमेज की फाइल भी साथ भेजनी पड़ेगी, ठीक हो गया। तो ये वैसे भी आपने ध्यान रखना है कि मुझे अभी आप असाइनमेंट भेज रहे हो या किसी क्लाइंट को आप कोई सोर्स फाइल दे रहे हो, और इमेजेस की क्या कंडीशन है उसमें, अगर तो वो इमेज सारे लिंक है और आप अपने क्लाइंट को इमेजेस साथ नहीं भेज रहे, तो वो जब सोर्स फाइल को ओपन करेगा तो उसके पास इमेजेस डिस्प्ले नहीं होंगे। तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप अपनी इमेजेस को एम्बेड कर दें, सेलेक्ट करें और ऊपर ऑप्शन आ जाता है एम्बेड का, एम्बेड कर दें, या फिर उसको आप जो है वो सात इमेजेस प्रोवाइड कर दें, ठीक है। तो अभी क्योंकि हमने अगर लिंक करके किया ना इसको, तो मुझे ये एरर दे देगा कि यार हम इसको सिंबल नहीं बनाते। तो आप मतलब इसको ड्रैग करते हैं, इसको नाम शाम देते हैं, ओके करते हैं, तो ये आपको कह देगा सिंबल डेफिनेशन कैन नॉट कंटेन अ लिंक्ड इमेज, मतलब ये हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसके लिए अब ये है कि या तो आप प्लेस करते हुए लिंक का जो चेक मार्क है वो हटा दें, या चले अब आप आपने प्लेस कर ही दिया है या पहले से कोई इमेज प्लेस हुआ हुआ है, तो आप इसको यहाँ से इम्बेड कर सकते हैं। जब आप उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाएगा इम्बेड का, ठीक है। तो हम अभी यहाँ से कर लेते हैं, अब जो है ना इसको आप सिंबल बना सकते हैं, ठीक हो गया। प्रोसेस एक ही है, बस इसके अंदर ये होता है कि इमेज के अंदर जो है वो आपका लिंक्ड इमेज जो है वो नहीं आ सकता। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। मैंने इफेक्ट अप्लाई किया, उसके बाद ABC लिखा, एक एक को मैंने सेलेक्ट किया, उसको सिंबल में ड्रैग कराया और उसको नाम दे दिए। अब मैं इसके ऊपर इसको प्लेस करूंगा, ठीक है। अच्छा अब प्लेस करने से पहले आपको ये देखना है कि आप देखें ये इफेक्ट तो मैं अप्लाई कर चुका हूँ। अब मैं अगर दोबारा गया ना इफेक्ट में और फिर से मैं 3D जब मैं जाके इसको मैंने इफेक्ट अप्लाई किया, तो ये इसी के ऊपर एक और इफेक्ट अप्लाई कर देगा। मैं अगर करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें आपको बता रहा है कि दिस विल अप्लाई एन अदर इंस्टेंस ऑफ दिस इफेक्ट, मीन्स के इसके ऊपर यही इफेक्ट दोबारा फिर लगेगा। तो उससे आपका नुकसान ही होगा कि आपका जो लुक है क्यूब का वो खराब हो जाएगा। आप देख रहे होंगे क्यूब अजीब सी हो गई, कलर भी इसका डिफरेंट हो गया, लाइन सी भी आ गई। तो हमें ये नहीं करना, हमें क्या करना है कि ऑलरेडी इफेक्ट अप्लाई हो चुका, हमने इसको मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई मतलब क्या है कि मैंने इसमें कुछ चेंजेस करने, चेंजेस मतलब ये ABC वगैरह प्लेस करनी। तो मैंने अब जाना है अपीयरेंस के पैनल में, ये कहीं लिख लें या ज़हन में रखना,
अपीयरेंस पैनल वो पैनल है जहाँ पे आप अपने सारे इफेक्ट्स को एडिट करने आते हैं, चाहे कोई भी इफेक्ट हो। हम 3D कर रहे हैं, 3D है, यहाँ से कोई और आप लेट सपोज कर रहे हो, शेडो कर रहे हो, कोई और मतलब इफेक्ट है, वो आपका अपीयरेंस के अंदर ही आएगा। अब यहाँ पे आप देख लो, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, यहाँ लिखा आ रहा है 3D एक्सट्रूडेड बेवल, तो इसका मतलब है कि ये इफेक्ट इसके ऊपर अप्लाई है। और हाँ, कभी आपने ये भी देखना हो कि भाई मैंने जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उस पे इफेक्ट कौन कौन से अप्लाइड है, तो वो वैसे तो नहीं आपको पता चलेगा। आप उसको सिलेक्ट करें और अपीयरेंस की पैनल में जाके इसको चेक कर लें कितने इफेक्ट्स अप्लाई हैं। जिनको आपने डिलीट करना है, यू कैन डिलीट, आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो हमारे केस में मॉडिफाई करना है, तो हम क्लिक करते हैं, सेम सेटिंग्स के साथ हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि ये सारे मैंने ऑप्शंस आपको बता दिए। अब आते हैं यहाँ पे मैप आर्ट। मैप आर्ट का मतलब क्या है कि मैप आर्टवर्क टू सरफेसेस ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, मतलब कि हम इसके ऊपर अब कोई ना कोई आर्टवर्क लगाएंगे। आर्टवर्क कौन सा है, जो हमने अभी ABC सेव किया, तो हमें जाना है मैप आर्ट में। अच्छा जी, अब इसमें आपके पास साइड्स आ जाएंगी। क्यूब की कितनी साइड्स होती हैं, 6। तो 6 साइड पे आपने क्या क्या लगाना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है जी फर्स्ट साइड, जो कि फ्रंट है। अच्छा, पता कैसे चलेगा कि फ्रंट ही है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे, थोड़ा मुश्किल होगा देखने में, लेकिन ये जो ग्रीन बॉर्डर है, दैट्स मीन कि ये एक्टिव है इस टाइम। तो मैं अगर कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ लिस्ट में, ए सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब आप देख रहे हैं ये जो लिस्ट आ रही है, ये वही लिस्ट है जो यहाँ आ रही थी सिंबल्स में। तो अगर हम सिंबल ना बनाते तो वो हमारी इस लिस्ट में ना आती। तो इसलिए हमें फिर पहले सिंबल बनाना है और उसके बाद फिर यहाँ आके इसको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से ए सिलेक्ट कर लेता हूँ, ए हमारा फ्रंट पे आ जाएगा। बाकी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, लाइक आपने रोटेट करना है, यू कैन रोटेट। रोटेट इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये है कि आप उसको रोटेट कर सकते हैं। अगर करीब से इसको ड्रैग करेंगे तो ईजिली रोटेट हो जाएगा। स्केलिंग कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये अगर आप बड़ा करते हो तो ये आपके ऑब्जेक्ट के मतलब ये बाहर नहीं जाएगा, ये इसके अंदर ही जो है ना वो क्रॉप हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल एज के साथ इसके जाके क्रॉप हो जाता है। अभी ये रेड सा नज़र आ रहा है, ये इसकी अपनी बाउंड्री है, क्यूब नहीं है ये। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा थोड़ा सा क्रिएटिव काम करना चाह रहे हैं, मे बी लोगो में यूज़ करना चाहते हैं कोई सिंबल आप टेक्स्ट के अलावा, तो आप ये बॉर्डर पे या कोई साइड पे चीज़ रख सकते हैं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा क्रिएटिव मतलब आपको थोड़ा सा अप्रोच देने के लिए। तो यहाँ पे आप क्लियर कर लो इसको कि जी मुझे अभी फ़िलहाल इसको हटाना है, क्योंकि मैंने काफ़ी गड़बड़ कर दी। तो इसको क्लियर कर लेता हूँ मैं, एंड मैं इसको ए को प्लेस करूँगा। अब ए तो क्योंकि फ्रंट पे है तो वो काफ़ी सीधा साधा ही है। तो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 2 है। अच्छा, 2 अब बैक है, बैक साइड पे कुछ नहीं करना। 3 राइट है, राइट पे भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो नज़र नहीं आएंगे। आप प्लेस तो कर सकते हो बट वो विजिबल ही नहीं है, तो फ़ायदा नहीं। और थर्ड हमारा जो है ना वो है लेफ्ट साइड, तो थर्ड पे हम लगा लेते हैं, बल्कि फिफ्थ, फिफ्थ के ऊपर हम लगाते हैं बी। अच्छा, बी जो है ना थोड़ा रोटेटेड फॉर्म में आएगा, तो इसको हम यहाँ पे रोटेट कर लेते हैं, सो वो वहाँ पे जो है ना वो एडजस्ट हो जाए। तो साइजिंग मैंने चेंज नहीं की क्योंकि मैं बराबर रखना चाह रहा हूँ, लेकिन आप इसको भी कर सकते हैं। और फिर हमारा आ जाएगा लास्ट, ऑब्वियसली एक रह गया टॉप, तो टॉप पे जो है वो सी आ जाएगा। तो ए बी सी हमारे जो है ना वो 3 साइड्स के ऊपर हमने प्लेस कर। ठीक है जी, तो इजी है। ये मैंने आपको बड़ा सिंपल सी एग्जांपल दिया, लेकिन आप इसमें क्रिएटिवली बहुत कुछ कर सकते हैं। मे बी आप कोई 3-4 लाइनें, बल्कि ज़्यादा लाइन्स बना लें और उसको आप कर लें। जैसे गिफ्ट आइटम नहीं होता, गिफ्ट आइटम कह रहा हूँ, गिफ्ट बॉक्स होता है। गिफ्ट बॉक्स के अंदर क्या है कि वो जो पैकेजिंग होती है उस तरह का काम कर सकते हैं कि लाइन्स बनाएं, 2-3 पैटर्न बन जाएगा, उसको आप ड्रैग करके ले जाएं सिंबल में, एंड देन उसको फिर आप मैप आर्ट कर लें। और लाइन का भी ये नहीं है कि कितनी बनानी है कितनी नहीं बनानी है, आप उसको ड्रैग करो, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर, जैसे मैंने ए को किया था यहाँ पे तो वो मतलब हाइड हो गई थी, आप इसी तरीके से उसको कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगी। तो ये काफ़ी क्रिएटिव तरीके से भी जो है ना वो यूज़ हो सकती है। ठीक है, गॉट इट, समझ आ गई चीज़ों की? बेसिक्स एग्जांपल मैंने आपको बताई, सो आपको थोड़ा सा 3D का वर्क फ्लो समझ आ जाए किस तरह से चीज़ें करनी है। पहले इफेक्ट अप्लाई करना है, इफेक्ट अप्लाई कर लिया, उसके बाद आपने अगर कोई चीज़ प्लेस करानी है तो यू हैव टू क्रिएट इट अ सिंबल। सिंबल बनाने के बाद आपको अपीयरेंस में जाना है और अपीयरेंस में देख के उसको अप्लाई मतलब क्लिक करना है, विंडो ओपन होगी, वहाँ से फिर आप उसमें मॉडिफिकेशन या जो एडिशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं।
बाकी आपको जब रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से फिर यूज़ करते रहेंगे, या मैं भी आपको और भी एग्जांपल्स देता हूँ, उसमें भी फिर आप इसको कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल होगी जी, ठीक है, आप इसको देख लेना। डाइस में भी कर सकते हो या क्यूब बनाना हो या कुछ भी है। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पे और बता दूँ कि अब लेट सपोज ये एक इफेक्ट है ना, तो कल को आपने अगर इसको छोटा बड़ा करना है तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी ज़रा देख लें। लेट सपोज अब आपने ये इतना बनाया, लेकिन अब आप चाहते हो यार इसको छोटा करना है, तो जैसे नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स को हम छोटा करते हैं, आपने इसको भी पकड़ा और यहाँ से ड्रैग करके छोटा कर लिया। तो अभी तो ये ठीक है, लेकिन अगर आपके पास गड़बड़ हो रही हुई, क्योंकि ये होता है कि जब आप इसको छोटा करते हैं तो ये जो है ना बड़ा अजीब सी शक्ल हो जाएगी इसकी, तो वो रीज़न ये होता है कि आप अगर स्केल टूल में जाएं, तो स्केल टूल पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं, स्केल स्ट्रोक एंड इफेक्ट। अच्छा, इसमें ये क्या कह रहा है कि जब आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल करो तो साथ में इसके स्ट्रोक और इसके इफेक्ट भी स्केल हो। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर ये अनचेक हो, जो आपके केस में मोस्ट प्रोबेबली होगा अगर आपने पहले इसको कभी नहीं छेड़ा, ओके, अब क्या होगा कि जब मैं इसको छोटा करूंगा ना, तो ये हो जाएगा। ये क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट तो छोटा हो रहा है, मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना वो तो छोटा हो रहा है, लेकिन जो इफेक्ट है वो बड़ा ही है। तो छोटे इफेक्ट के ऊपर जब आप बड़ा वो लगाएंगे, छोटे शेप के ऊपर बड़ा इफेक्ट लगाएंगे, तो इस तरह से ये रिजल्ट आपको देगा, ठीक है ना। तो ये आपको अब देखना है कि अगर ऐसा हो रहा है ना, तो आप स्केल टूल पे जाएं, डबल क्लिक करें और इसको चेक कर दें। सो जब आप अपने इफेक्ट को छोटा बड़ा करें तो साथ साथ आपका ऑब्जेक्ट भी एडजस्ट हो जाए, या ऑब्जेक्ट को छोटा बड़ा करें तो साथ साथ आपका इफेक्ट भी एडजस्ट हो जाए, ठीक है ना। और सेम चीज़ होती है आपकी स्ट्रोक्स में। स्ट्रोक्स में मैंने आपको ऑलरेडी शायद बताया हुआ है कि अगर आप लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं या टेक्स्ट हो, दोनों के ऊपर ये चीज़ होती है कि आपने उसको बड़ा बनाया। अब बड़ा बनाने के ऊपर स्ट्रोक भी बड़ा ही होगा नॉर्मली। अब लेट सपोज इसमें आपने ना इतना स्ट्रोक दिया, 30 कर लेते हैं। अच्छा, अब इसके ऊपर तो ये ठीक लगेगा, लेकिन जब आप इसको छोटा करोगे, समझ लें ये लोगो है, ठीक है, लोगो को आप छोटा जब कर रहे हैं तो ये तो बिल्कुल शेप ही मुख्तलिफ हो जाएगी, बिकॉज आपका ऑब्जेक्ट छोटा हो रहा है लेकिन साथ में स्ट्रोक उसके अकॉर्डिंगली बढ़ नहीं रहा या कम नहीं हो रहा। तो इसका भी हल यही है कि आप जब लोगो या कोई इस तरह की चीज़ बनाओ जिसमें स्ट्रोक्स हों, तो आप अपने स्केल्स टूल पे जाएं, डबल क्लिक करें, इसको चेक कर दें, एंड देन अब क्या होगा कि जब आप इसको छोटा करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे बड़े पे ये 30 है, लेकिन जब मैं इसको छोटा करूँगा तो ये 24 हुआ, फिर नीचे किया ये 16 हो गया। तो मतलब इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू शेप, कि जैसी शेप का साइज बढ़ेगा ना या कम होगा, आपकी इफेक्ट को भी या स्ट्रोक को भी वो एडजस्ट कर ले। तो ये एक इशू आता है अक्सर, बहुत कॉमन। तो आप इसको भी ज़रा चेक कर लीजिए, कर लिया करें कि जब ऐसा हो रहा हो तो दैट्स मीन कि स्केल में वो ऑप्शन अनचेक है, ठीक है जनाब। तो ये एक चीज़ हो गई हमारी। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल टेक्स्ट की मैं आपको देता हूँ कि अक्सर ये होता है कि हमने कोई एडवर्टाइजिंग बनानी है या लोगो बनाना है, उसके अंदर हमें टेक्स्ट जो है वो 3D में चाहिए होता है। जैसे कि आप देखते हो ये जो लिखा होता है ना 30% ऑफ या इस तरह की कोई चीज़, तो उसमें जो टेक्स्ट होता है वो काफ़ी बड़ा लिखा होता है, ठीक है ना। और नॉर्मली वो 3D बेस होता है, तभी वो आपको बड़े में ज़रा प्रॉपरली प्रोमिनेंटली नज़र आता है। तो अगर हमने काइंड ऑफ दैट अप्रोच लेनी है कि भाई टेक्स्ट को हम 3D में लिखेंगे, तो इलिस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, एक लेटर लिख लेता हूँ, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, आप उसको टाइप कर लें, नंबर हो सकता है उसको आप टाइप कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि हमने इसको 3D देना है, और हम इसलिए दे रहे हैं ताकि इसमें एक हैवी लुक आए, मतलब टेक्स्ट आपका बहुत ही जो है ना प्रोमिनेंट लगे। तो हम इसका फॉन्ट भी उसी तरह का फिर रखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉन्ट रख लेता हूँ जनाब एरियल बोल्ड, ठीक है, बोल्ड हम कर लेते हैं। सो क्या होगा कि हमारा फॉन्ट ऑलरेडी इतना बोल्ड है कि जब उसको 3D करेंगे तो वो काफ़ी हैवी लुक देगा। कलर हम अपने हिसाब से मे बी ब्लू कर लेते हैं। अच्छा, पहला काम इफेक्ट
3D एंड 3D के अंदर एक्सट्रूडेड बेवल, सेम जैसे हमने इस पे किया। एंगल को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। ये अब आप जैसा जहाँ पे यूज़ करना चाह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ना आपने अपना रोटेशन वगैरह कर लेनी। तो आप देख रहे हैं ऑलरेडी इसमें काफ़ी इफेक्ट आ गया 3D का। और इसके अंदर थोड़ा सा हमने डेप्थ को बढ़ाना है। ठीक है, कुछ इस तरह से मतलब कर लेते हैं अराउंड यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें तो जब मैंने डेप्थ बढ़ाई 3D दिया तो ऑटोमेटिकली इसने कुछ कलर चेंज किए हैं। लाइक जूम मैं करूँ यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे ना शेडो भी आ रहा है हल्का सा, यहाँ पे इसका लाइट आ रही है, बीच में भी लाइटिंग है। ठीक है, लेकिन इतने ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं कर रहा, क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि ये प्रॉपर कोई 3D का सॉफ्टवेयर नहीं है जिसमें लाइटिंग शेडो सारा कुछ हो। तो ये बस इतना ही कर सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने तौर पे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मैंने आपको थोड़ा सा बताया था क्या होता है, कि जब आप दो या दो से ज़्यादा कलर किसी एक ऑब्जेक्ट में एट अ टाइम देना चाहें तो दैट्स कॉल्ड ग्रेडियंट। ठीक है ना। तो ग्रेडियंट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम खुद कलर डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, हर साइड की डिसाइड कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या आना है, यहाँ पे क्या आना है। अभी हमारे पास वो ऑप्शन नहीं है। अभी तो ये हो सकता है कि अगर इसको मैं करता हूँ लेट सपोज ब्लू की जगह येलो या ऑरेंज, तो ये सारा उस तरह का हो जाएगा। ठीक है ना, एक एक साइड को हम अलग से नहीं कर सकते। सही है। तो इसको आपने अब याद ये रखना है कि जब आप इस तरह का काम करना चाहें तो आपने इसको एक्सपैंड करना होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपैंड अपीयरेंस। एक्सपैंड अपीयरेंस का मतलब क्या होता है इलस्ट्रेटर में, कि आपने जो चीज़ बनाई है उसको आप अब अलग अलग करना चाहते हैं, एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो अभी ये जो है ना, ये इकट्ठा है, मतलब अफेक्ट और टेक्स्ट इकट्ठे हो गए हैं। अब जो काम आप इस पे करते हैं वो दोनों पे इफेक्ट होते हैं। तो मुझे ये चाहिए कि यार इसकी साइड अलग अलग हों, ये एक नॉर्मल वेक्टर की तरह बन जाए। आप नोट कर रहे होंगे ये वैसे भी टेक्स्ट है और इसके अंदर आपके एंकर पॉइंट्स वगैरह नहीं आ रहे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है और इसको कर देना यहाँ पे एक्सपैंड अपीयरेंस। ये बल्कि मैं आपको यहाँ पे जरा क्लियरली कर दूँ, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर अपना एरो एक्सपैंड अपीयरेंस। ठीक है। तो एक्सपैंड अपीयरेंस जब हम करेंगे, आप गौर करना कि इसमें क्या होगा। एक तो ये नॉर्मल वेक्टर बन जाएगा, दूसरा इसकी जो साइड्स हैं वो सारी अलग अलग हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट में गए, एक्सपैंड अपीयरेंस। अब ये देखें, इसको जूम करता हूँ मैं, ये देख लें इसमें अब आपके पॉइंट्स भी आ रहे हैं। ठीक है। साइड्स अभी अलग प्रॉपरली नहीं है क्योंकि ये ग्रुप बना देता है हमेशा जब एक्सपैंड करता है। तो इसको हम अनग्रुप खुद से कर लेंगे। तो राइट क्लिक करते हैं, अनग्रुप करते हैं। जब आप अनग्रुप करेंगे ना, फिर ये सारा कुछ बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। अभी ये वैसे तो अलग है, लेकिन ये कि बिल्कुल अलग नहीं है, इसकी साइड्स अभी भी अलग अलग नहीं हुई। ठीक है, मूव कर रहे हैं तो इकट्ठा ही मूव हो रहा है। वो आपको पहले भी बताया मैंने बहुत दफ़ा कि आप यहाँ पे देख लिया कि इलस्ट्रेटर में आपको बता रहा है सिंपली ग्रुप है, तो दैट्स मीन कि ये जो है वो आपको अनग्रुप करना होगा। तो राइट क्लिक करें, अनग्रुप। अच्छा, अनग्रुप भी जो है ना आपको 2-3 दफ़ा करना पड़ेगा, क्योंकि 3D में कलर के बेस के ऊपर वो ग्रुप बनाता है। तो कलर काफ़ी सारे इसमें आप ही आ रहे हैं, तो हम राइट क्लिक करते हैं, अनग्रुप। एंड अब ये तो हो गया अलग। अब आप देखें, ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, ये अलग है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक एक साइड हमारे कंट्रोल में हो। हम एक एक साइड का कलर या फिर एक एक साइड को अपनी मर्जी का ग्रेडियंट दे सकें, क्योंकि उसने जो खुद ग्रेडियंट दिया है वो इतना कोई खास नहीं है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं है हमारे पास। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है जो आपको अभी भी फील हो रहा होगा, नज़र आ रहा होगा कि लाइंस आ रही हैं, ये देख रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर भी एक ग्रुप है, क्लिप ग्रुप, तो उसकी वजह से ये लाइंस आ रही हैं। तो इसका हम हल क्या कर सकते हैं, कि आपने जो पाथफाइंडर में देखा था ना कि ऑब्जेक्ट्स को हम जोड़ सकते हैं, तो वो मैं कर लेता हूँ कि इसको और इसको हम आपस में यूनाइट कर लेते हैं। यूनाइट से क्या होगा, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये बीच में जो सेवरल ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं हट जाएंगे और सारे एक ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। सबको सिलेक्ट किया, गए हम अपना पाथफाइंडर में,
और पाथ फाइंडर में हमने जाके कर दिया इसको यूनाइट। तो आप देखें ये सारे एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। ये एक ऑब्जेक्ट है हमारा, सही है। अब ये इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसको मैं अब बाद में कलर शलर दूंगा तो फिर आपको ज़रा पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं यूनाइट। सिमिलरली इधर यूनाइट। तो ये सारे अब ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जुड़ के एक एक ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि इसको ग्रेडियंट अप्लाई करना है, टॉप बॉटम लेफ्ट अंदर वाले हिस्से को। तो ग्रेडियंट के लिए हम ग्रेडियंट का पैनल ओपन कर लेते हैं। ग्रेडियंट अप्लाई करने का वैसे मैंने आपको बताया था, इजी सा है। आपने सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसके स्लाइडर पे क्लिक करना है, फिर आपको जो सा कलर सेलेक्ट कर लेना है, मतलब ग्रेडियंट पे जो अप्लाई करना है उसको आपने सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्लिक करेंगे, आपके पास ये स्वॉचेस ओपन हो जाएंगे। यहाँ से आप एक कलर उठा लें, लाइक ऑरेंज। दूसरी साइड पे क्लिक किया और यहाँ से हमने कर लिया जनाब रेड, या जो भी कलर आपने करने होंगे वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो कलर हम कर रहे हैं ना, ये ज़्यादा वाइब्रेंट है, क्योंकि वहाँ पे और चीज़ थी, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मैंने एक साइड पे ऑरेंज किया और एक साइड पे काफ़ी डार्कर ऑरेंज किया, ठीक है। सेकेंडली जो सबसे मज़े की चीज़ है वो ये है कि हम अपना ग्रेडियंट टूल से, मतलब इस टूल से इसके एंगल को बड़े आसानी से मतलब कि चेंजेस कर सकते हैं। लाइक यहाँ सेलेक्ट किया, अब मुझे ये ग्रेडियंट यहाँ से यहाँ तक चाहिए कि यार ऐसे नहीं चाहिए कि लाइट यहाँ आ रहा हो डार्क यहाँ आ रहा हो, मुझे ऊपर से नीचे जाना है। तो मैंने यहाँ क्लिक किया ऊपर एंड ड्रैग करके मैं नीचे ले आया ऐसे, ठीक है। मतलब इजीली है, आप उसको मैनुअली बस ड्रैग करेंगे, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई भी नहीं करता, वो फिर एंगल शेंगल आपको क्या कैलकुलेट करना, आप सिंपली क्लिक करें और इसको ड्रैग कर लें। अच्छा, अब और आसान ये है कि हमें ये सारा बार बार नहीं करने की जरूरत पड़ेगी इतनी। हम ये कर सकते हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं और बल्कि इसको सिलेक्ट करते हैं, आई ड्रॉपर में जाते हैं और आई ड्रॉपर से इसका कलर सैंपल कर लेते हैं, वही कलर यहाँ आ जाए टू सेव द टाइम, ठीक है। वरना आप अलग से देना चाह रहे हैं, कोई और ग्रेडियंट देना चाह रहे हैं तो वो भी कोई इशू नहीं। सिमिलरली इसको उठाया, आई ड्रॉपर पे गए एंड क्लिक, इसका यहाँ आ जाएगा। आई ड्रॉपर पे गए, इसको यहाँ से उठा लें। और चेंजेस तो आप कर ही सकते हैं, मतलब एक एक साइड को अगर आपने अलग से करना है तो आपको मैंने बताया कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ का ग्रेडियंट थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसमें आप ये कर सकते हो कि इसको आप देख रहे हो ग्रेडियंट के ऊपर टाइप्स भी हैं। अब लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि एक ग्रेडियंट यहाँ पे आ जाए, इसका कलर डार्क यहाँ हो, यहाँ पे भी डार्क हो और यहाँ पे लाइट हो, क्योंकि 3D में आपने थोड़ा ये भी ख्याल करना है कि वो रियल भी लगे। अभी यहाँ पे देखें, ये जो ओपन जगह है ना, इसका मतलब है ये लाइट सोर्स, यहाँ लाइट आ सकती है, तो दिस शुड बी लाइटर, ये डार्कर और ये डार्कर। तो उसके लिए आप सिंपल क्या करो, इसका बजाय कि आप दो दो कलर सेट करते रहो कि डार्क इधर, कर तो सकते हैं, सिंपल एक क्लिक करोगे कलर ऐड हो जाएगा। बट इससे बेहतर एक तरीका ये है कि आप इसका टाइप चेंज करके लीनियर के बजाय रेडियल पे ले आओ। रेडियल का मतलब है कि गोल ग्रेडियंट, ठीक है, रेडियल। और उसके बाद एडजस्टमेंट के लिए वही ग्रेडियंट टूल पे जाएं और इसको मॉडिफाई कर लें। अब ये थोड़ा डिफरेंट है इसमें, क्योंकि हमारे पास गोल है तो वो उसका थोड़ा सा और सिस्टम। कलर आप इधर से चेंज कर सकते हैं और इसको उठा के आपने अगर एडजस्ट करना है तो इसका जो मतलब मेन सोर्स है ना, वो उठा के मैं यहाँ कर लेता हूँ। यार मेन कलर यहाँ होगा, लाइटर आप देख रहे हैं ये जो चेंज होता है, लाइट कहाँ आपको चाहिए, तो मैं चाहता हूँ लाइट इधर आ जाए, डार्क ये हो डार्क ये हो। फिर आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो ये यहाँ से।
अच्छा जी, तो हम ये देख रहे थे कि जो हमारा ग्रेडियंट है उसको हम रेडियल से अगर कंट्रोल करना चाहें तो हम एक तो ये कर सकते हैं कि इसको मूव करें, ये आपका सोर्स बन जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इससे आपने इसकी जो राउंडनेस है इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं कि आपका जो मेन कलर है वो कितना एक्सपैंड होगा। ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा एक्सपैंड होगा तो डार्कर कलर कम नज़र आएगा, कम करेंगे तो डार्कर ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको अपने हिसाब से ही फिर आप मॉडिफाई कर लें, ठीक है। मैं इसको तकरीबन इतना का रख लेता हूँ। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ग्रेडियंट पे गए और इसको देख लिया कि डार्क किधर करना है, लाइट किधर करना है। तो आप देख रहे हैं ये काफ़ी इजी तरीका है। और दूसरा ये है कि हम इसको अपनी मर्जी से कर पा रहे हैं हर जगह पे। और एक और चीज़ है, ये तो कलर किया है ना, हम इसमें पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न के लिए आपको ये स्वाचेस में अगर आप जाओगे, स्वाचेस की जो लाइब्रेरी होती है यहाँ पे, ओपन स्वाच लाइब्रेरी, एंड इधर से आप आ जाएं जनाब पैटर्न्स में, ठीक है। डेकोरेटिव में चले जाते हैं, तो यहाँ से आप कोई पैटर्न भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पैटर्न का मुझे पता है, मैंने भी आपको बताया नहीं है, लेकिन ये जो बने हुए पैटर्न है ऑलरेडी रेडीमेड, वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपने कोई खुद से कुछ लुक देना है तो वो पैटर्न में भी हो सकता है। तो टेक्स्ट के ऊपर जब आप 3D करते हो, इट कैन बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। इसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं लेट सपोज अगर 2-3 अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, तो एक अल्फ़ाबेट मैं ऐसे लिख लूँगा, दूसरा डिफरेंट तरीके से लिख लूँगा, तीसरा डिफरेंट, वो भी एक फंकी किस्म का कुछ बना रहे हो तो हो सकता है। या आपको जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दी कि 30% आपने लिखना है किसी ऐड में और आपको 3D में लिखना है, तो आप बेशक इसको यहाँ बनाएं, यहाँ बना के आप इसको ले जाएं फोटोशॉप में। कैसे लेके जाना है वो आपको मैंने बताया हुआ है। कॉपी पेस्ट कर लो, सोर्स फाइल ले जाओ, या यहाँ से PNG बना के उठा के वहाँ पे प्लेस कर लो, तो इसकी एक अच्छी यूजेज बन सकता है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया कि नहीं? ये सिंपल चीज़ें हैं। मेरा ख्याल आज का टॉपिक आपको शायद इतना मुश्किल नहीं लगेगा। बस एक दफ़ा करना होगा आपको। अच्छा, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है 3D में 3D रिवॉल्व। एक्सट्रूजन में तो ये हुआ कि हमने चीज़ बनाई, उसमें डेप्थ क्रिएट हुई, जिसकी वजह से उसमें 3D लुक आ गया। अब जो रिवॉल्व है ये बेसिकली एंगल पे चलता है 360 के। जैसे कि आप अगर देखें स्फीयर, स्फीयर जो होता है, बॉल जो है वो क्या होती है 360 डिग्री, मतलब एक बॉल है। हमने उस तरह की अगर कोई चीज़ करनी है तो उसके लिए फिर हम 3D रिवॉल्व का ऑप्शन यूज़ करें। अच्छा, इसमें भी पहले मैं आपको ज़रा कॉन्सेप्ट बता दूं किस तरह से। एक तो सर्कल है ना हमारा, तो सर्कल को हमने, सर्कल अब क्या है 2D है, मतलब कि इसमें अब एक्सेस दो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यार इसी 2D अपना 2D ऑब्जेक्ट को मैं 3D में कर दूँ, मतलब स्फीयर में बना दूँ। तो इसमें अब करना ये है कि आपने ये नहीं करना कि इस सर्कल को ही उठा के इफेक्ट लगा दें। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ होगा क्या इसमें। बेसिकली वो सर्कल को घुमाएगा पूरा 360, तो वो डोनट टाइप शेप बन जाएगी, ठीक है। लाइक इफेक्ट में गए 3D एंड रिवॉल्व, काइंड ऑफ ऐसा हो जाएगा। अब इसमें समझने की बात देखें, ये है कि सर्कल है, इसको ये रिपीट करता 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 360 तक लेके आता है, मतलब पूरा घुमा के यहाँ लाता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं, काइंड ऑफ दिस कर दूं, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट कर दिया, अब मैं इस पर अप्लाई करता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। मतलब शेप को घुमा रहा है। तो हमें अब क्योंकि स्फीयर बनाना है, स्फीयर में बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि सर्कल को हाफ करना होगा, ठीक है। सर्कल को हाफ करना होगा, मतलब कोई भी आप अगर बॉल है, एप्पल है लेट्स सपोज, उसको आप हाफ करते हैं तो क्या होता है सेमी सर्कल बन जाता है। तो आपको सेमी सर्कल बनाना है, उसको जब वो पूरा करेगा 3D से तो वो बनेगी
बॉल या स्फीयर। ठीक है, अब मुझे कोई बता सकता है कि इसको मैं हाफ कैसे करूं? ये मेरे पास एक सर्कल ड्रॉ हुआ है, इसको बीच में से मैंने काटना है, एक साइड को मैंने डिलीट कर देना है, एक को मैंने रखना है। हाउ कैन आई डू इट? दोनों चीज़ें ठीक है, एक पॉइंट को सिलेक्ट करके डिलीट कर दें वो भी सही है, और एक और सर्कल बना के माइनस फ्रंट, सर्कल तो है नहीं बनाएंगे यार, स्क्वायर ऊपर वो बनाना होगा ना, स्क्वायर। सर्कल बनाएंगे तो वो तो क्रिसेंट बन जाएगा, हम इसके ऊपर एक स्क्वायर बनाएंगे ऐसे, और इसको माइनस फ्रंट करेंगे तो ये हाफ को डिलीट कर देगा। मर्ज करके डिलीट, मर्ज कैसे करके? विद दैट माइनस, हाँ तो मर्ज नहीं होगा ना, वो माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा तरीका मैं बता देता हूँ, आप लोगों ने अपने अपने ठीक बताएं। तीसरा तरीका ये है कि इसमें एक होता है सीजर टूल। ठीक है, सीजर टूल आप लें, मतलब सीजर टूल का शॉर्टकट होता है सी, सी फॉर कट। ठीक है, तो आप सिंपली सीजर टूल पे जाएं और एक क्लिक करें ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, सीजर टूल को आप ऐसे समझ लें जैसे रियल लाइफ में सीजर होती है, कि आपके पास एक धागा है, हाथ में एक थ्रेड पकड़ा हुआ आपने, तो कैंची से अगर आप काटेंगे तो क्या होगा, वो थ्रेड दो हिस्सों में हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि सीजर वहां पे कट लगा देती है। अब ये जो सर्कल है ना, ये हमारे लिए तो सर्कल है क्योंकि हमने फिल किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली तो ये पाथ है ना पूरा। तो पाथ को मैं एक चलते चलते पाथ को बीच में से कट कर रहा हूँ, मतलब धागे को मैंने वहां से कट कर दिया। तो एक यहाँ पे कट लगाएं और एक यहाँ पे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि मिड में पॉइंट होता है ना, इसी को रेफरेंस बना के एक पॉइंट नीचे क्लिक कर दो। अब आपके पास ये दो हिस्सों में चला जाएगा, एक ये और एक ये। ठीक है, और इसका फायदा ये है कि ये दोनों जब कट होते हैं तो इसके अंदर कोई गैप नहीं बनता बिल्कुल, क्योंकि पाथ कट कट करता है। ठीक है, आप खुद मूव करके गैप बना सकते हैं, बट नॉर्मली ये बिल्कुल इसके साथ होगा। तो आप अगर कभी फ्यूचर में इसको यूनाइट भी करना चाहें, तो मैंने आपको एक दफा बताया था ज्वाइन का, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें हैं, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो ये दोबारा से जो है ना वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम हाफ करते हैं, हाफ वाले हिस्से को डिलीट कर लेते हैं। नाउ दिस इज योर सेमी सर्कल। इसको अब मैं अगर जाता हूँ और करता हूँ रिवॉल्व, तो ये आपका बनेगा जी प्रॉपर स्फीयर। अभी आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई आप चीज़ प्लेस करोगे तो वो आपको बिल्कुल ही पता चलना शुरू हो जाएगा कि ये स्फीयर है, क्योंकि इसका पूरा पीछे से एंगल आ रहा है। ठीक है, तो बल्कि मैं इसको यहाँ से अगर एंगल कम करूँ तो आपको तब ज़रा नज़र आना शुरू हो जाएगा। सेम टेक्निक से कर रहा हूँ मैं एरो की से। ठीक है, अभी देख रहे हैं। ठीक है, 160 पे फिर ऐसा ऐसा पूरा घूमता है और यहाँ जाके अपना एंगल कंप्लीट करता है 360। तो वहाँ पे डेप्थ थी और यहाँ पे एंगल है। अच्छा, आप इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसमें ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। एक्सट्रूड में बस एक्सट्रूजन ही है, इसमें काफ़ी चीज़ें हम बना सकते हैं। तो एक तो स्फीयर बना लिया मैंने इसमें, बल्कि मैं दोबारा इसको बनाता हूँ और इसमें एक चीज़ करके आपको दिखाता हूँ ताकि आपको पता हो कि ये प्रैक्टिकली यूज़ हो सकता है। अब स्फीयर जो है ना उसको मैं कर देता हूँ ब्लू। लेट सपोज मैंने एक बनाना है जी ग्लोब। अगेन मैं जो एग्जांपल आपको देता हूँ इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ वही चीज़ बन सकती है, और भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं अब ग्लोब बनाऊंगा, तो आप अगर बनाना चाहते हैं जी स्नूकर की बॉल बनाना चाहते हैं, स्नूकर की बॉल पे क्या होता है, बॉल होती है उसके ऊपर नंबर लिखा होता है। तो नंबर का तरीका वही जो मैंने आपको इसमें बताया था क्यूब में, वही है। नंबर लिखा, बेशक उसकी भी सर्कल बना लें छोटा सा, अगर उसको थोड़ा लेबल करना चाह रहे हैं, उसको पहले सिंबल बनाएं, सिंबल बना के फिर वही मैप आर्ट में जाके वही सारी कहानी। ठीक है, लेकिन मैं ज़रा डिफरेंट काम कर रहा हूँ कि मैं ग्लोब बना रहा हूँ। तो ग्लोब क्या होता है, उसमें मैप होता है, तो हमें मैप चाहिए होगा। अब मैप खुद बनाने से तो मेरा कि मैं घंटा लगाऊँ मैप बनाऊँ, तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, आपको बल्कि मैं एक चीज़ भी बता देता हूँ कि आप मैप को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली चाहें, एक वेबसाइट में आपको बताता हूँ, और भी हैं, लेकिन एक आप कर सकते हैं फ्री पिक।
.com, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह, मैंने पता नहीं पहले भी अपलोड की थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन वेक्टर की कुछ वेबसाइट्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा, आप उस पर बने हुए वेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रा एहतियात से, ये नहीं कि सारा सारा ही उठा लिया काम, ये एहतियात से करना है। अब जैसे कि यहाँ पे वेक्टर्स है ना, ये वाला है हैप्पी बर्थडे का, अब आपको क्लाइंट आता है और आपने उसको हैप्पी बर्थडे का कार्ड बना के देना है और आपने पूरा ही उठा लिया और सिर्फ टेक्स्ट चेंज कर दिया, ऐसा काम आप ना करें, दो नुकसान होंगे उसमें। ऐसा करने से भला क्या नुकसान होगा आपको, बता सकता है कोई? लेट सपोज आपको ये अच्छा लगता है और आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली उठाते हैं, नीचे नाम लिख देते हैं बस, हैप्पी बर्थडे टू अहमद, बाकी सारा काम ऐसे ही है और हर क्लाइंट को ऐसे ही चिपका रहे हैं आप, तो आपका नुकसान इसमें क्या होगा? फायदा तो पता है मुझे, नुकसान बताए। मैं उस टाइम तक ये मैप को जरा सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग करते भी हैं। बेइज्जती हो जाएगी, हाँ हो सकती है, अगर क्लाइंट को बाद में पता चलेगा कि तुमने छपा हुआ काम दिया है, एक तो ये हो जाएगा, आपकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगी, क्लाइंट दोबारा शायद आपके पास फिर आएगा नहीं। और क्या नुकसान होगा, एक और बड़ा नुकसान है जो मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था। अच्छा ये वेक्टर डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डाउनलोड। अच्छा एक और बात अक्सर लोग ये करते हैं, अक्सर मेरे स्टूडेंट ये करते हैं कि इसको यहीं से राइट क्लिक करके सेव करते हैं, वो आपने नहीं करना। मुझे इमेज नहीं चाहिए, मुझे वेक्टर चाहिए। मैं इसको प्रॉपरली सिलेक्ट करूंगा, क्लिक करूंगा, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा और यहाँ से फिर आपने डाउनलोड करना। डाउनलोड में क्या होगा, मेरे पास AI फाइल आएगी या EPS फाइल आएगी, मीन्स के वेक्टर का फॉर्मेट आएगा, ठीक है। इसको कर लेते हैं। बाकी जो है ना मैं आपको दे दूंगा, इसके वेक्टर की और वेबसाइट्स भी हैं, वहाँ से आप वेक्टर ले सकते हो, लेकिन इस तरह के कामों के लिए, ये नहीं कि पूरा पूरा प्रोजेक्ट उठा के आप जो है ना वो कर रहे हो। दूसरा क्या नुकसान होगा यार बताओ ना? एक तो जहर ने बता दिया कि बेइज्जती हो गई क्लाइंट के सामने, और आपको पर्सनल लेवल पे क्या नुकसान हो सकता है? इंस्पिरेशन टाइप नहीं होगी, इंस्पिरेशन हाँ कह सकते हो। क्लाइंट बेकार मिलेंगे, कह सकते हैं, क्योंकि आपका जो पास्ट काम देखेगा वो फिर क्लाइंट अगला भी वैसे ही मिलेगा ना। रिव्यूज़ ख़राब हो जाएंगे, हाँ रिव्यूज़ भी ख़राब हो सकते हैं। एक और नुकसान होगा बहुत बड़ा, जो अभी आपके लेवल पे आपको होगा, कि अगर आप इस तरह से करेंगे कि जी आज ने सर ने तो बड़ी अच्छी चीज़ बताई है, ये तो नेटवर्क वेक्टर हैं, उसको उठा उठा के बनाते जाओ, नुकसान ये होगा कि आपकी लर्निंग नहीं होगी फिर, ठीक है, क्योंकि ये आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा कि यार ये तो चीज़ बनी हुई, इसको मैं उठाता हूँ और बस लगा देता हूँ, तो आपकी लर्निंग बिल्कुल नहीं होगी चीज़ों को, आप कभी आपको खुद बनाना पड़ गया कुछ, जो कि बहुत केसेस में होता है, तो नहीं कर सके। अच्छे प्रोजेक्ट तो भूल जाएं फिर आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो सस्ते क्लाइंट्स हैं उनको सस्ता काम चाहिए होता है, तो सस्ते के लिए ही होता है, डिज़ाइनर ही करता है कि यहाँ से उठाया, बना के फाइल को थोड़ा बहुत चेंज किया, दे दिया। जो बड़े प्रोजेक्ट हैं या अच्छे क्लाइंट होते हैं, उनका जो प्रोजेक्ट होता है ना वो कस्टम होता है, उसमें फिर ये वेक्टर शेक्टर नहीं चलते, तो दैट इज़ वाई फोकस ऑन योर लर्निंग। हाँ इस तरह की चीज़ें, अब जैसे मैप है, अब ये तो जेनेरिक है, अब पाकिस्तान का मैप मुझे लगाना है तो मैं आप उसको क्यों बनाऊँ खुद, जब वो है ही इस तरह का, वो आप बेशक उसको करें, लेकिन अगर क्रिएटिव पॉइंट से कोई चीज़ करनी है तो फिर चेंज करें। जेनेरिक चीज़ों में कोई मसला नहीं होता। अब सर्च का आइकन होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, बस वो मैग्नीफाइंग ग्लास, ये आप मैग्नीफाइंग ग्लास का आइकन यूज़ करो बेशक, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था स्टेशनरी में, वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरा डिज़ाइन बना हुआ उठाते हैं, वो गलत चीज़ है। और उठाने का भी तरीका होता है, अब जैसे कि लेट सपोज मैंने अगर कोई यहाँ से मुझे लेआउट अच्छा लग रहा है ना, तो मैं उसका पेड वर्जन लूँ, जो कि फिर मेरे पास ही हो ना। अब आप ये वेक्टर यूज़ करके क्लाइंट को दे रहे हैं 10-15 जगहों पे वो पहले यूज़ हुआ हुआ है, तो वो फिर बात सही नहीं। एनीवेज अब मैंने वेक्टर डाउनलोड कर लिया, इसकी मैंने फाइल ओपन कर ली, अब मैंने इसको लेके आने इस डॉक्यूमेंट में, ठीक है, और इसको ज़रा थोड़ा छोटा कर लेंगे।
और आप देख रहे हैं ये वेक्टर है प्रॉपर, मतलब इसको जूम शूम करूंगा ना तो ये पिक्सेलेट नहीं होगा, आपको पॉइंट्स में नजर आ रहे हैं। अच्छा, कलर आपने चेंज कर लेना है अपने हिसाब से। मैंने लेट सपोज पे व्हाइट लगाना है तो मैं व्हाइट कर सकता हूँ, ग्रीन लगाना है आप ग्रीन कर लें, तो मैं इसको व्हाइट करता हूँ। और इसमें भी अगर आपने इंडिविजुअली करना है ना कलर, तो उसको फिर आप जो है वो आप उसमें चेंजेस कर सकते हो। अच्छा, व्हाट इफ आई फाइंड अ नॉर्मल बट डू सम चेंजेस ऑन इट, आई डू दैट। चेंजेस डिपेंड करता है कैसे कर रहे हो। मैंने आपको जैसे बताया, आप यहाँ पे एक पीछे आया था कार्ड, चेंजेस का आपको मैं कैसे बताऊँ, ठहरे पीछे एक आया था ना, किसी हद तक एक्सेप्टेबल होता है, किसी हद तक नहीं होता। अब जैसे देखें, ये तो खैर नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप ऐसा चेंज कर रहे हो कि ये जो लिखा हुआ है ना थैंक यू, ये थैंक यू कार्ड है, आप इसमें लिख देते हैं वेलकम, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या चलो आप यहाँ पे लिख देते हो हैप्पी वेडिंग डे, हैप्पी वेडिंग, ऐसा कुछ लिख देते हो, तो फिर आपने जो चेंज किया है ना वो सही नहीं किया, मतलब आप सारा कॉपी कर रहे हो। तो ऐसा नहीं चेंज करना आपको। बल्कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब ये जो उमर ने लोगो बनाया है, इसमें बॉडी बिल्डर का उसने एक इमेज यूज किया, ठीक है, मैं आपको उससे समझाता हूँ। अब इसमें देखें, अब बॉडी बिल्डर के जब आप यहाँ पे लिखोगे ना तो आपके पास डिफरेंट चीजें आ जाएंगी। अब लेट सपोज उमर की एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि अगर ये बनाता है लोगो, और ये सारे वेक्टर हैं, अब ये वाला वेक्टर यूज करता, डाउनलोड करता, बड़ा आसान था। यहाँ पे अपना नाम लिखता जो उसका था, यहाँ पे उसका सब नेम लिखते और इसी को लोगो बना देते। ये गलत है, ये नहीं आपने करना। हाँ, अगर आप ये चाह रहे हो यार मुझे एक हेल्प मिल जाए कि मैं बॉडी बिल्डर तो लाऊं ना कम से कम, बाकी लोगो मेरा होगा सारा, तो आप वो कर सकते हैं। उसमें भी अब आपको ये देखना होगा कि वो जेनेरिक चीज होनी चाहिए। अब ये देखें, ये जेनेरिक नहीं है, ये गोरिल्ला ने जो ये पकड़ा हुआ है ना अपना डंबल पकड़ा है, ये जेनेरिक नहीं है। अच्छा, ये जेनेरिक नहीं है, ये प्रॉपरली एक करेक्टर बना हुआ है। अच्छा, अब KFC का जो लोगो है उसमें वो बाबा जी जो करेक्टर बने हुए हैं, अब वो उठा के आप अपने लोगो में लगा देते हो, आप कहते हो यार ये भी एक बंदा ओल्ड है और ये भी शेफ टाइप लुक आ रहा है इसका, तो वो जेनेरिक नहीं है, वो यूनिक है KFC के लिए। जेनेरिक चीज होती है जो बस होती है उस तरह से। अब ये जेनेरिक है, एक बंदा है, करेक्टर नहीं है प्रॉपर वो, ये भी ठीक है, एक बंदा है उसने अपना बस आर्म्स ऊपर किए हैं, जेनेरिक। समझ रहे हैं? मैं जेनेरिक का मतलब ये है कि कॉमन हो, जो सबके लिए सेम ही होती है। अब हाथ है, हाथ में 5 उंगली हैं, तो बस ठीक है, वो जेनेरिक है। लेकिन अब एक स्पेशल किस्म का हाथ है जिसपे ज्वेलरी पहनी हुई है उस बंदे ने और मुक्का बनाया हुआ है और प्रॉपर एक आइकन बन रहा है, उसको आप जब उठाएंगे ना तो वो गलत है। तो चेंजेस वेंजेस जो करते हैं ना आप, उसमें भी जरा ध्यान रखना पड़ता है कि आप किस तरह की चीज में चेंज कर रहे हो। अब ये देखें, वेल का एक लोगो बना हुआ है, ये शार्क है। अब ये प्रॉपर एक लोगो बना है और ये पेड भी इसलिए क्योंकि वो प्रॉपर बंदे ने मेहनत करके चीज बनाई है, आप उसको उठाते हैं और लगाते हैं अपना लोगो बनाते हैं, वो फिर गलत हो जाता है। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि करते नहीं, लोग बहुत सारे ऐसे करते भी हैं, तो वो फिर गड़बड़ है, उसी उन्हीं की वजह से मार्केट खराब होती है, उन्हीं की वजह से ग्राफिक डिजाइन की फील्ड खराब हो रही है। और कल को आपको भी फिर उसका नुकसान होता है। अगर आप भी ये काम करना शुरू कर देंगे तो फिर आपको क्लाइंट अच्छा तो कभी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो ये देखें, अब आपके पास एक वेक्टर है, इसको मैंने क्या करना है, सिंबल में कन्वर्ट करना, ड्रैग एंड सिंबल में ले गए, नाम दे दिया, आगे वही प्रोसेस है। अपेयरेंस में जाएंगे और मैप आर्ट। अच्छा, मैप आर्ट में आप जब जाएंगे ना, इसके एक तो हमने मैप आर्ट किया था वो जो एक्सट्रूजन में था, इसके मैप आर्ट में ध्यान रखना कि यहाँ पे जो साइड्स हैं वो हमेशा 1 ऑफ 1 होते हैं, क्योंकि जो आपका स्फीयर है या जो इस तरह की चीज, उसमें साइड्स नहीं होती, एक ही साइड होती है, वो पूरी घूम रही होती है, मतलब पूरी एक लेयर है। ठीक है, अगर तो यहाँ पे आ रहा है ना 1 ऑफ 4 1 ऑफ 3, इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट में कोई गड़बड़ है, उसमें फिर आप उसको दोबारा से क्रिएट करें, तो 1 ऑन 1 ही होना चाहिए। इसमें अब मैं मैप लगाने लगा हूँ। और यहाँ पे अब समझने वाली चीज क्या है कि मैप या जो भी चीज आप प्लेस कर रहे हो, अगर आप चाहते हो कि वो फ्रंट पे नजर आए या नजर आए, तो आपने उसको इस जगह पे रखना है, ये जो लाइटर कलर है, लाइटर एरिया है, और ये जो डार्कर एरिया है ये बेसिकली आपको नजर नहीं आएगा।
अब जैसे कोई कंट्री आपने दिखानी है स्पेसिफिकली कि यार वो फ्रंट पे आए, तो आप अपने मैप को अगर बड़ा करो तो दैट कंट्री शुड बी हेयर, वरना वो नज़र नहीं आएगी। ठीक है, बिकॉज इसके देखें मैप तो बहुत बड़ा है लेकिन सिर्फ ये वाला ऐसा नज़र आ रहा है और बाकी जो है वो उसके पीछे है। मतलब वो हम घुमा के देख सकते हैं, वैसे नहीं देख सकते। और अब ये रियल 3D नहीं है, मैं इसको घुमा भी लूँ। ठीक है ना, इस तरह से आप मैप या कोई भी चीज़ लगानी हो तो लगा सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है कि मुझे ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी और एक 3D नुमा चीज़ जो है वो मेरे पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप अपना ग्लोब बना सकते हैं, या कहीं पे और एग्जांपल्स आपके जहन में आती हैं उनको ट्राई करना। नेट पे आप देखो रिवॉल्व क्या क्या हो सकता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे मैजिक स्टिक की। मैजिक वॉन्ड जिसको हम कहते हैं। अब मैजिक स्टिक क्या होती है जी, इसमें दो मतलब एक सिलेंडर टाइप शेप होती है, वो स्फीयर नहीं है बल्कि एक सिलेंडर शेप है। तो मैंने उसको बनाया एक रेक्टेंगल, और उसमें ये होता है कि जी ब्लैक कलर होता है और एक टॉप पे उसका जो होता है एरिया वो वाइट होता है। तो एक ब्लैक बना लिया, ऊपर वाले को हम छोटा कर लेंगे, इसको ब्लैक कलर देते हैं। एंड दिस शुड बी वाइट नहीं करते, चलें हल्का सा ग्रे रख लूँगा। अच्छा, अब इसको मैंने रिवॉल्व में करना है कि भाई ये रेक्टेंगल है और ये घूमेगा तो एक सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अब इसके लिए करना आपने ये है कि इसको पहले ना ग्रुप कर लेना, क्योंकि अगर आप इसको ग्रुप नहीं करेंगे, अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आप 3D में लेके जा रहे हो और इसको ग्रुप नहीं कर रहे तो वो अलग अलग हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों को ग्रुप कर लेना है, कंट्रोल जी। अब आप जाएं इफेक्ट में, 3D में एंड रिवॉल्व। आप देखें सिलेंड्रिकल शेप बन गई। इसको मैं अब रोटेट करूंगा तो थोड़ा सा आपको ये मजीद रियलिस्टिक लुक आएगा। अच्छा, अब इसमें अच्छी बात यह है कि क्योंकि 3D एक इफेक्ट है, तो आप अपने ऑब्जेक्ट को अभी भी देख रहे हैं सामने, ये देखें 3D तो ये है ना, ये तो आपका रियल अभी भी है इस तरह से ही। तो आप अपने रियल ऑब्जेक्ट को जब चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली 3D उसका एडजस्ट हो जाएगा। तो मैंने अगर स्टेक गलती से बड़ी बना दी है तो आई कैन जस्ट रीसाइज इट। अब आप इसमें देख लें, आप इसमें बॉटल भी बना सकते हो, अगर थोड़ा सा उसको ऐसे कर लो और बड़ा कर लो तो ये पता नहीं क्या क्या बन सकता है। शेप जैसी होगी ना वैसे ही लुक आएगा। अब मेरे क्योंकि सीधे रेक्टेंगल्स हैं तो ऐसे ही, अगर मैं एक साइड को कुछ ऐसे कर दूँ तो ये फनल टाइप बन सकता है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा आप अपना खुद भी एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, चीज़ों को किस तरह से आप मॉडल कर सकते हैं। अच्छा, अब जो आपका रिवॉल्व है इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें आप देख रहे हैं ये जो लाइट सी आ रही है ये आती है रिवॉल्व में, क्योंकि उसमें राउंडनेस होती है। जो आपका फ्लैट एक्सट्रूजन वाला मसला है उसमें वो नहीं होती। तो इसमें मैं अब ये कर सकता हूँ कि लाइटिंग को थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ। बेहतर से मुराद है कि आपने इसको पतला करना है, ज़्यादा ब्राइट करना है, तो वो चीज़ें आपने फिर से जाना है एक्सपीरियंस में, यहाँ से जाके इसको चले जाइए जी मोर ऑप्शंस में। मोर ऑप्शंस में आपको ये सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी कि लाइट इंटेंसिटी को कम करना, ठीक है, बढ़ाना। अब देखें यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी को कम किया तो पतली सी लाइन आ गई। इंटेंसिटी को बढ़ा सकते हैं, हाईलाइट साइज बढ़ा सकते हैं, कितना वो जो है ना वो क्या कहते हैं इसको एक्सपैंड करे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अक्सर आप अगर इसको प्रिंट करोगे ना तो इसमें प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी मैं आपको अगर जूम करके दिखाऊं तो इट्स नॉट अ प्रॉपर लाइट। दूर से तो लग रहा है आपको, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, ये देख रहे हैं एक्चुअली ये चीज़ है, ये डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब आप प्रिंट करोगे ना तो ये थोड़ा थोड़ा सा आपको इस तरह की फील होगी। तो इसलिए आपने ये करना है कि इसको बेहतर करने के लिए इसमें एक ऑप्शन आया था ब्लेंड साइजेस या ब्लेंड स्टेप्स, उसको आपने बढ़ा लेना है। ठीक है, ब्लेंड स्टेप्स को बढ़ा लेना ताकि ये हो कि ये जो स्टेप्स आ रहे हैं ना, ये जो रेक्टेंगल्स हैं थोड़े से बढ़ जाएं, जब बढ़ेंगे तो वो आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब ज़्यादा बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा कर लें कि जहाँ पे आपको लगे कि वो अब थोड़ा सा डिफ्यूज़ हो गया सारा। अगर आप इसको रखेंगे ना, लाइक मैंने रखा इसको मे बी 14 या चलो 10 8, ये आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब देखें 3 में आराम से नज़र आ रहा है।
इसको आप बढ़ा लें काफ़ी सारा, ताकि जहाँ पे डिफ्यूज हो जाए वहाँ पे फिर आपको रिजल्ट थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर मिलेगा। ठीक है जी, तो ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, स्फीयर भी बना सकते हैं। बाकी इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाफ आप बनाते हो, हाफ खुद बन जाता है, ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। लाइक आप अगर कोई हाफ चीज़ बनाए, जैसे बॉटल है, कोई बॉटल ही लिख देते हैं, चलो ये आप खुद करना, मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट प्रैक्टिस करने के टाइम पे इसको देख लेना आप। बॉटल आपने अगर कोई बनानी है, लेट सपोज ये बॉटल बनानी है 3D में, अब आपने करना ये है कि गाइड यहाँ लगानी है सेंटर में, और पेन टूल से इसकी जो बाउंड्री है ये ट्रेस कर लें, ये यहाँ तक हाफ बना लें, और हाफ को फिर आप जब इफेक्ट देंगे, फिल कर लें उसको बेशक, इफेक्ट देंगे तो वो पूरी बॉटल बन जाएगी। अगर अलग अलग बनाना है तो इसका जो कैप है उसको अलग से ट्रेस कर लें, क्योंकि इसका कलर अलग है तो अलग ही बनाना चाहिए। इसको यहाँ तक आप पहले बना लें, दोनों को जोड़ लेंगे तो बॉटल बन जाएगी। ये वाली भी बन सकती है, ये भी बन सकती है। अब ये चीज़ें करने वाली हैं, आप करेंगे तो फिर हो जाएंगी। कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लेना। अब इसमें कलर ज़्यादा हैं तो आपको कलर के लिए फिर वो ये अलग अलग इसको करना पड़ेगा, ठीक है। हाफ इसका अलग बनाया, हाफ इसका अलग बनाया, तो जब सारा जुड़ेगा तो इसकी कलरफुल एक बॉटल बन जाएगी। या फिर वो जो चेस के अंदर डाइसेस होती हैं, चेस पीसेस जो होते हैं, इनमें भी यही है। शर्त यह है कि चीज़ आपकी सिमेट्रिकल हो। लाइक ये जिस तरह से है ना आपका, ये भी है, इसके अलावा ये है। अब ये सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल समझ रहे हैं, दोनों तरफ सेम। तो अब ये सिमेट्रिकल ऐसा है कि आप इसके हाफ अगेन रखें और हाफ ये वाला बना लें, तो ये डाइस बन जाएगी। ठीक है, बॉटल है, डाइस है, और ये भी बन सकती है, टैबलेट्स बन सकती हैं, टैबलेट बनती है, बल्कि क्या कहते हैं उसको, कैप्सूल बन सकता है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप में आता है। तो ये जो है ना, आप डिफरेंट प्रैक्टिस करके एक्सपेरिमेंट करना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बना सकते हैं। लेकिन हाँ, बस ये आप समझ लें कि ये प्रॉपर 3D नहीं है कि मैं इसमें पूरा कार्टून करेक्टर ही बना के पूरा 3D में उसको कर लूँ और इसको यूज़ करूँ। उसके लिए ये है नहीं इलिस्ट्रेटर। इलिस्ट्रेटर यह इसलिए हमें सिर्फ है कि हम जब डिज़ाइन कर रहे हैं उसमें हमें कोई चीज़ प्रोमिनेंट चाहिए या छोटे मोटे कोई एलिमेंट चाहिए होता है, तो हम उसको फिर 3D के अंदर बना सकते हैं।